टॉपिक इज टेलनेट। क्या है टेलनेट? तो पहले तो जानना पड़ेगा कि फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो दैट इज कॉल्ड लोकल लॉगिन और रिमोट लॉगिन। जैसे हम लोग अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं उसी तरह से एक रिमोट लॉगिन भी होता है कि अगर मेरे पास डिस्कलेस सिस्टम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला फिगर में दिखाया गया ये चीज कि अगर मेरा जो मैं एक टर्मिनल पे बैठा हुआ हूँ और वो अगर एक डिस्कलेस सिस्टम है, that is it is only having the what that is the display and the keyboard. In that case we need to log in to the remote system. जनरली हम लोग जब सिस्टम में लॉग इन करते हैं तो उसमें तो डिस्क होता है because there is a disk we are having an operating system, and as because we are an operating system there is something at the application layer that asks our authentication to enter within the system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑथेंटिकेशन जो लेयर है या फिर ऑथेंटिकेशन जो एस्पेक्ट है वो हमें सिस्टम में एज ए यूजर एंटर करने का प्रावधान देता है. बट इन केस ऑफ डिस्कलेस सिस्टम वी डोंट हैव एनीथिंग. We don't have anything at our disposal. That is, either we don't have any software or any operating system or any program that we can run. Only that we have is called the access mechanism. तो डिस्क वाला सिस्टम जो है उसमें तो खैर प्रोग्राम वगैरह है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. तो हम लोग टर्मिनल के जरिए पहले तो CLI कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए हम लोग यूज करते थे. अभी तो सब कुछ GUI हो चुका है, तो उसके जरिए हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस को प्लग इन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और सर्विसेज को, सिस्टम का जो सर्विस है उसको हम यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसा सर्विस जो कि मेरे पास वो सर्विस है नहीं, या फिर मेरे पास वो डिस्क ही नहीं है, या फिर वो सिस्टम ही नहीं है कि हम वो प्रोसेस को चालू कर सके, वो एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सके, लेकिन वो सर्विस किसी रिमोट होस्ट के पास है, then that we can establish a relationship between the client and the server कि जो उस दूसरे रिमोट सिस्टम से लॉगिन करना चाहेगा वो क्लाइंट बनेगा और जो उस लॉगिन करने देगा वो एक तरह का सर्वर बनेगा. तो मतलब हम मेरे पास वो प्रोसेस है नहीं, टू द पॉइंट अगर बात करें तो मेरे पास वो प्रोसेस है नहीं, और उस प्रोसेस पे अगर मुझे वो प्रोसेस किसी रिमोट लोकेशन में किसी रिमोट होस्ट के पास है, then and I am having only monitor and keyboard, then I need something that is called remote login. तो remote login में क्या होता है कि we are having एक टर्मिनल, एंड टर्मिनल के जरिए हम लोग एक दूसरे सिस्टम में हम लोग एंट्री करते हैं. एक टर्मिनल के जरिए हम लोग दूसरे सिस्टम में एंट्री करते हैं और उसी सिस्टम में TCP/IP सूट है जिसके जरिए उसके अलग अलग प्रोसेसेस का जो सर्विसेज है हम थ्रू द TCP/IP सूट एंड थ्रू द नेटवर्क वी गेट दोस सर्विसेज ऑन आवर टर्मिनल एट आवर साइड. तो जब रिमोट लॉगिन एंड लोकल लॉगिन का बात आता है, दैट इज लोकल लॉगिन तो ओके है, बट व्हेन इट कम्स अबाउट रिमोट लॉगिन देयर आर सम थिंग दैट वी नीड टू कंसीडर. पहला है कि अगर रिमोट लॉगिन करना है, इट मींस वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द सर्वर OS टू सपोर्ट मल्टीपल क्लाइंट सॉफ्टवेयर. मतलब अगर रिमोट लॉगिन किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए अगर मुझे करना है तो मुझे जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा. दैट इज इफ यू आर हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड यहाँ पे मान लीजिए अलग अलग प्रोसेस है और अलग अलग प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है सर्वर के साथ, तो हर प्रोसेस के लिए मुझे इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से बनाना पड़ेगा. पहला तो सोच ये करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पूरा बदल दिया जाए ताकि वो हर प्रोसेस को सपोर्ट करे. अगर हम कर भी देते हैं ऐसा तो हर प्रोसेस के लिए और हर क्लाइंट के लिए, जैसे एक क्लाइंट हो सकता है मल्टीपल प्रोसेस चला रहा हो या फिर आस्क कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, और ऐसा बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं. तो सबका अगर हम के लिए अगर हम प्रोसेसेस क्रिएट करें ऑन द सर्वर साइड या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को उस तरह से अगर हम बनाएं, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट ए ह्यूज लोड. सर्वर के ऊपर काफी लोड डालने वाला है. और साथ में ये भी हमें ख्याल रखना होता है कि जो हमारा जो सिस्टम्स है दे आर हैविंग डिफरेंट
फॉर्मेटिंग स्कीम जो हम ठीक है अभी यहाँ पे वर्क स्टेशन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा कोई डिस्कलेस सिस्टम, डिस्क वाला सिस्टम कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिसके पास अपना डिस्क सिस्टम है, अपना फाइल सिस्टम है, अपना फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन जो डेटा फॉर्मेटिंग सिस्टम है, yet it wants a service that is in the remote location. In that case there is an issue of interoperability कि दोनों में तालमेल बैठाना, ताकि क्योंकि अक्रॉस द नेटवर्क हमें अलग अलग, हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स हो, सो दोनों का फाइल सिस्टम, दोनों का जो फॉर्मेट सिस्टम है वो अलग अलग हो सकता है, और उनमें अगर मुझे बैलेंस क्रिएट करना है, निगोशिएशंस क्रिएट करना है, we need to establish this negotiations or balance so that जब कम्युनिकेशन करें there is no misalignment about the information में कोई misinterpretation नहीं होना चाहिए किसी भी साइड से. So and for that the thing that was devised is called telnet. इसी के लिए telnet को निकाला गया कि अलग अलग हम एप्लीकेशन आविष्कार ना करें, या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मल्टीपल एप्लीकेशंस को सर्व करने के लिए ना बना के कुछ ऐसा इंटरमीडिएट ओवर द नेटवर्क बनाया जाए जो कि टीसीपी आईपी सूट का यूज करे, टीसीपी आईपी सूट के जरिए ही काम करे, एंड इट कैन गारंटी अस इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द हेटेरोजेनियस सिस्टम्स पे वो काम करे. नाउ व्हाट इज टेलनेट? So it is a simple remote terminal protocol, ताकि हम रिमोट सर्वर को, रिमोट जो होस्ट है उसका जो प्रोसेस को हम अपने लोकल होस्ट पे, हम अपने टर्मिनल पे सिमुलेट कर सके, ताकि मेरे जो स्क्रीन है उसमें हम एक ऐसा विंडो खोल सके ताकि हमको लगे कि हम रिमोट जो सर्विस है उसको हम अपने सिस्टम में खोल रहे हैं. और इट इज अ जनरल पर्पस क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम, that is it gives access to any application on a remote computer. तो why it is called general purpose? क्योंकि ये हर तरह के applications के लिए ये बनाया गया, हरफन मौला इसको बनाया गया है कि अलग अलग हम हर जो कि हम लोग पहले डिस्कस किए अभी कि अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग हम प्रोसेसेस हम डिफाइन करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग रिमोट लॉगिन, सब एप्लीकेशंस को रिमोट लॉगिन का हम ऑप्शंस देंगे, बजाते इसके कि हम एक कॉमन ऐसा जनरल पर्पस क्लाइंट सर्वर ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो एप्लीकेशन मांग करेगा उसका, उस एप्लीकेशंस के लिए वो सर्व करेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल पर्पस क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम. What it does, it implements transparency between client and the server, that is remote login. तो एक तरह का ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है कि जो क्लाइंट जो भी कुछ यहाँ पे लिख रहा है उसको दिख रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं, और हम रिमोट सर्वर पे बैठे हुए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट एक विंडो है, और उस विंडो पे जो हम एंट्री किए हैं दैट इज आई एम लॉगिन, तो वो मेरा जो लॉगिन है वो बेसिकली एक दूसरे सर्वर पे मेरा लॉगिन है. सो इट बेसिकली एमुलेट्स द सर्वर टर्मिनल एट द लोकल होस्ट. तो ये एक एमुलेशन करता है. एमुलेशन करना पूरी तरह से सही नहीं कहलाएगा, मतलब एक तरह से वो सर्वर का जो टर्मिनल है उसको यहाँ पे करके दिखाता है कि सर्वर का टर्मिनल पे आप बैठे हुए हैं. लोकल होस्ट बाय गिविंग ए डिफाइंड इंटरफेस, एक सुपरिभाषित इंटरफेस देता है जिसके जरिए आप कोई भी चीज को अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे तो वेल डिफाइंड इंटरफेस मिलता है, एक इंटरऑपरेबिलिटी का एक रास्ता मिलता है कि दोनों का निगोशिएशंस प्रॉपर्ली हो सके. नेक्स्ट, इट आल्सो एस्टैब्लिशेस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन हेटेरोजेनियस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और कोई विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, जो सर्वर है वो विंडोज रन करा रहा है, सो इट डजंट केयर, दैट इज एनी होस्ट, मतलब एनी ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी क्लाइंट, मतलब कोई भी टर्मिनल से हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जा सकते हैं, क्योंकि जो हम बीच का जो टेलनेट जो हम ला रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे. इसका अपना एक, मतलब हम नेटवर्क का अपना एक ऐसा फॉर्मेटिंग सिस्टम हम दे रहे हैं जिसके जरिए किसी भी नेटवर्क टर्मिनल में बैठ के हम कमांड्स पास कर सकते हैं सर्वर के प्रोसेसेस को, जिस प्रोसेस को हम अपने टर्मिनल पे एक्सेस कर रहे हैं उसको कमांड्स डायरेक्टली पास कर सकते हैं. टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर
Telnet client software uses domain name IP to recognize remote computer. तो वो जिस तरह से बाकी सिस्टम्स भी TCP IP का जो प्रॉपर्टीज उसको यूज करते हैं, टेलनेट भी उसी तरह का यूज करता है, लेकिन उसके पास जो सॉफ्टवेयर है इसका टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जो कि डोमेन नेम अगर पता है तो ठीक है, या फिर जो IP है, दैट इज जो रिमोट कंप्यूटर का जो होस्ट कंप्यूटर जहां पर का एप्लीकेशन मुझे यूज करना है उसको वो यूज करता है। Something went wrong. यस, सो उसको वो यूज करता है कि अगर जो रिमोट सर्वर है या फिर रिमोट जो आईपी है, अगर हम उसको पिंग कर सकते हैं तो उसके आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम के जरिए उससे कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है। टेलनेट के विषय में सारा जानकारी इट इज गिवन इन द RFC 854। इसमें जो चीज डिफाइन है दैट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ टेलनेट, जो पहला चीज जो डिफाइन जिसके जरिए टेलनेट को स्थापित किया गया दैट इज कॉल्ड एनवीटी। सो व्हाट इज एनवीटी वी विल सी इन सब्सिक्वेंट टाइम, आगे थोड़ा देखेंगे। सो व्हाट इट डज, इट एस्टैब्लिशेस ए टीसीपी कनेक्शन, दैट इज जो टेलनेट सर्वर है वो एक तरह का टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, एंड इट लिसन्स टू द टीसीपी पोर्ट नंबर 23। क्लाइंट जो है वो किसी भी एफिवेरियल पोर्ट से टेलनेट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का रिक्वेस्ट भेज सकता है, बट द सर्वर विल ऑलवेज यूज द टीसीपी पोर्ट 23, जिसके जरिए सर्वर क्लाइंट से हमेशा कम्युनिकेट करेगा। टेलनेट ऑफर्स 3 सर्विसेज। मूलतः देखा जाए तो उसके पास 3 तरह का सर्विस वो देता है। पहला, इट डिफाइंस द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, जिसके जरिए ये एक ऐसा इंटरफेस है जो हम बात कर रहे थे कि इंटरऑपरेबिलिटी का जो इशू है उसको समाधान करने के लिए वो एक कॉमन इंटरफेस ओवर द नेटवर्क, एग्रीड अपॉन इंटरफेस वो प्रभाव हमें देता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। इट इज अ वर्चुअल टर्मिनल, एक तरह का कहिए इसको, एक सॉफ्टवेयर कहिए, that helps to negotiate the information format। अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन जो फॉर्मेट है अलग अलग सिस्टम्स में, उनके बीच में एक तालमेल बैठाता है। Also it establishes the negotiations with the options and sub options between client and server। साथ में कुछ ये ऑप्शंस एंड सब ऑप्शंस को जो उसका फील्ड है उसको भी वो यूज करता है, ताकि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित होगा वो किस तरह से स्थापित होगा। Also it treats both the sides equally and arbitrary program can become a client। कोई भी प्रोग्राम जो है वो टेलनेट क्लाइंट बन सकता है। So it depends कि who is asking for the telnet client and who is serving for the telnet request। अब ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कैसे होता है, लेट अस सी कि पहले टर्मिनल पे हम लोग बैठते हैं एंड टर्मिनल्स पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इट गोज टू ए टेलनेट क्लाइंट का जो इंफॉर्मेशन है वो टेलनेट ड्राइवर के पास जाता है, टर्मिनल ड्राइवर के पास जाता है। टर्मिनल ड्राइवर थ्रू द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट फॉरवर्ड्स द इंफॉर्मेशन टू द टेलनेट क्लाइंट। तो टेलनेट क्लाइंट उस इंफॉर्मेशन को यहीं पे जो है वो एनवीटी काम करता है, दैट चेंजेस एनवीटी।
तो यही पे वो एनवीटी काम करता है, इट इज नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। जो हमारा टाइप किया हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है जो टर्मिनल पे, उसको वो एक कॉमन इंफॉर्मेशन पे, ऐसे एक इंफॉर्मेशन पे कन्वर्ट करता है दैट इज जो सर्वर भी समझ सके। तो वही इंफॉर्मेशन को वो फिर टीसीपी आईपी जो सूट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जरिए वो इंटरनेट पे वो छोड़ देता है। वंस इट रीचेस द सर्वर अगेन थ्रू द टीसीपी आईपी सूट, इट रीचेस द टेलनेट सर्वर। टेलनेट सर्वर इसको एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करने से पहले जो भी एनवीटी इंफॉर्मेशन में जो कोडेड हुआ था, जो क्लाइंट का जो इंफॉर्मेशन जो एनवीटी में कोडेड हुआ था, उसको वो वापस डिकोड करता है इनटू द एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट डिलीवर्स टू द रेस्पेक्टिव एप्लीकेशंस। और उसके लिए ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, इसके लिए हमें एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एक तरह का सॉफ्टवेयर यहीं पे इंस्टॉल रहता है, दैट इज कॉल्ड द स्यूडो टर्मिनल ड्राइवर दैट कन्वर्ट्स द NVT converted information that is coming from the client into the understandable information for respective applications। अलग अलग applications के लिए उसको वो convert करता है। This is how। और ये जो NVT जो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है, ये एक वेल डिफाइंड कुछ कैरेक्टर्स है और साथ में ये एक वेल डिफाइंड इंटरफेस भी है। NVT is basically a set of characters, a set of characters and इंटरफेस। एक इंटरफेस भी ये है, एक इंटरफेस की तरह भी ये काम करता है, जो कि दोनों एंड्स के बीच में एक नेगोशिएशन सिस्टम, दैट इज एक जो टेक्स्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, उसका कन्वर्जन सिस्टम के लिए एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। Here we have given an example of telnet। You can see कि पहले telnet कमांड पास किया जा रहा है, तो एक डीएनएस को वो रिक्वेस्ट किया है, और डीएनएस का जैसे ही डीएनएस जो क्लाइंट है उसका डीएनएस का मैपिंग से कैश से वो उसको आईपी में डीएनएस को आईपी में कन्वर्ट किया और उसमें से वो कनेक्टिविटी ले लिया। वंस इट इज कनेक्टिविटी, द होल that is the interface comes at the location of the terminal। जो क्लाइंट टर्मिनल के पास वो पूरा इंटरफेस आ जाता है, उसमें वो सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज चॉइस का इंफॉर्मेशन, टाइप इन नंबर, देन प्रेस एंटर, ये सारा वो इंटरैक्टिव सेशन वो उसको दे रहा है, ताकि आप जो चाहिए, जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए उस तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 टाइप करना है, इट विल गिव यू द कॉपी दैट इंफॉर्मेशन, फाइल्स अवेलेबल एंड अप टू डेट। 2 कीजिएगा तो ब्रेल्स एंड ऑडियो इंफॉर्मेशन फाइल्स मिलेगा। उसके बाद अगर पारा करते हैं तो कमेंट्स एंड लॉग ऑफ के लिए भी ऑप्शन देगा। तो वो चॉइस में 9 दिया है, एंड द 9 गोज टू लाइब्रेरी कांग्रेस जनरल इंफॉर्मेशन, एंड द लाइब्रेरी कांग्रेस जनरल इंफॉर्मेशन इज कमिंग एज ए हेडिंग। तो ये पूरे क्लाइंट के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो टेलनेट के जरिए सर्वर का पूरा इंफॉर्मेशन अपने टर्मिनल पे खोल लिया, और यहाँ से वो फर्दर कमांड्स के जरिए वो उस सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। Now NVT character set। NVT character that is network virtual terminal का जो character set है और commands कैसे, 2 तरह का वो character set करता है। that is one is data character, जहाँ पे जब डेटा भेजना होता है, और एक है control character। तो दोनों को अलग अलग वो कैसे करता है। कैरेक्टर चूंकि भेज रहा है तो 8 बिट का होगा, that is 1 byte, both the character are of 1 byte। लेकिन जब वो कंट्रोल कैरेक्टर होता है तो एनवीटी जो इंटरफेस है वो कंट्रोल कैरेक्टर को डेटा कैरेक्टर से कैसे अलग करता है, क्योंकि हम जो लिखेंगे वो कंट्रोल भी हो सकता है, वो डेटा कैरेक्टर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कैट CAT फाइल IACEC एंड ऑफ कैरेक्टर एंड 1। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग जो हमारा इंफॉर्मेशन है, दैट इज डेटा को भी हम पुश कर रहे हैं और कंट्रोल कैरेक्टर्स को उसके सामने हम एम्बेड कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रोल कैरेक्टर्स का लिस्ट इसमें है, जिसको हम लोग यूज करते हैं टू डू द नेसेसरी वर्क। अगर हमको एडिटिंग करना है, बैकस्पेस करना है, तो उसको अगर हमको सर्वर टर्मिनल पे करना है, सर्वर के साइड में मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो पूरा प्रोसेस वहीं पे है। अगर उस टर्मिनल पे मुझे करना है तो आई हैव टू पुट कंट्रोल कैरेक्टर्स। तो इस कंट्रोल कैरेक्टर का ये वाला जो बिट होगा, तो इसका जो पहला बिट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, and by that it will understand, the telnet interface will understand that this is the start of control character। और उसके लिए हम लोग IAC जो बिट है उसको यूज करता है, IAC
1 बाइट का जो इंफॉर्मेशन है, ISC स्टैंड्स फॉर इंटरप्रेट द नेक्स्ट कैरेक्टर एज कंट्रोल। तो ये इंडिकेट करता है जब भी कंट्रोल कैरेक्टर को हम लोग एम्बेड करते हैं हमारे डेटा स्ट्रीम में, तब उसमें हम लोग ISC को डाल के उस कंट्रोल कैरेक्टर को इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो दो तरह कैरेक्टर है, एक है डेटा कैरेक्टर, दूसरा है कंट्रोल कैरेक्टर। तो हम लोग डेटा ही भेजते हैं, डेटा के साथ कंट्रोल भी भेजते हैं। बोथ डेटा एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स आर सेंट एट ए टाइम, दोनों को एक साथ भेजा जाता है एज ए स्ट्रीम। कंट्रोल कैरेक्टर्स आर एम्बेडेड इन द स्ट्रीम ऑफ डेटा कैरेक्टर्स टू एग्जीक्यूट कमांड। इसका मतलब ये कंट्रोल कैरेक्टर्स ही है जो डेटा कैरेक्टर के साथ जाता है, और कमांड्स को जिसको हम कहते हैं ये एनवीटी ट्रांसलेट हो जाता है उसके सर्वर टर्मिनल पे कमांड्स के रूप में, और वही कमांड्स एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, then finally we are having options and sub options. So what is sub options? अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा फीचर, दैट इज अगर मुझे ज्यादा कंट्रोल, ये बात के RFCs में ये इसको निकाला गया कि अगर ज्यादा कंट्रोल मुझे एक्सेस करना है टेलनेट के जरिए सर्वर प्रोसेसेस में, अगर ज्यादा कंट्रोल मुझे पाना है, देन I need to use the options and the sub options field. So it helps establishes negotiation. ये सबसे जो मेन काम इसका जो है, that is it establishes a negotiation कि सर्वर के साथ जो हम प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन किस संदर्भ में हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या फिर प्रायर टू द कम्युनिकेशन हम कैसे कम्युनिकेशन को करने वाले हैं, ऑल दोज थिंग्स आर गिवन इन दिस, दैट इज एज ऑप्शंस एंड सब ऑप्शंस। और ये सारा चीज दैट इज ऑप्शन सब ऑप्शंस, ये सारा चीज जो है एम्बेड किया जाता है विद डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम के साथ ही इसको डाला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्लाइंट जो है सर्वर को बोल रहा है इट्स आस्किंग द सर्वर टू इको ईच कैरेक्टर। हम जो भी लिख रहे हैं उसको मेरे टर्मिनल पे वापस इको कीजिए। तो वो इको, तो उसका निगोशिएशंस के लिए वो क्या किया, इको उसका कमांड है, और फिर उसके बाद वो जो सब ऑप्शन जो यूज किया, डू मतलब इसका ASCII नंबर से वो रिप्लेस हो जाएगा जब सर्वर के पास जाएगा, दैट इज अप्रूव एंड ऑफर टू एनेबल और रिक्वेस्टिंग टू एनेबल। तो जब वो डू लिख के भेज रहा है एंड फिर IAC लिख के भेज रहा है, इसका मतलब वो इको करने भेज रहा है और एंड ऑफ कंट्रोल को खत्म करने बोल रहा है। तो विद दिस द सर्वर विल अंडरस्टैंड दैट इट इज आस्किंग टू इको, द सर्वर विल रिस्पॉन्ड दैट इको विल। तो जब वो विल भेजेगा, सर्वर लिख के विल भेजेगा, दैट इज ऑफरिंग टू एनेबल। तो सिंपली वो एक टेक्स्ट ASCII टेक्स्ट भेजते हैं, बट द ASCII टेक्स्ट आर फ्रॉम द NVT सेट। ये NVT सेट से ये ASCII टेक्स्ट जाते हैं, और ये ASCII टेक्स्ट को कन्वर्ट भी करने वाले वहां पे इंटरफेस होते हैं, NVT इंटरफेस होता है जो उसको कन्वर्ट करता है, और वही टेक्स्ट जो है इन टर्म्स कुछ जो है डाटा में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट गोज कम्स एज द कमांड्स, जो सर्वर में कमांड्स की तरफ ले करते हैं। कितने तरह से ऑपरेट कर सकता है? तो पहला है डिफॉल्ट मोड, दैट इज क्लाइंट इकोज द टाइप्ड कैरेक्टर। क्लाइंट जो टाइप कर रहा है वो साथ ही साथ इको भी होना चाहिए, मतलब लाइन कंप्लीट हो या नहीं हो, हम जो टाइप कर रहे हैं वो हमको मतलब सर्वर साइड में वो इको भी हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि लाइन खत्म हुआ भी नहीं है, और हम इंफॉर्मेशन सर्वर को हम पास, मतलब मेरे पास जो है वो टर्मिनल पे वो जो टाइप कर रहे हैं वो टर्मिनल पे दिखते भी चला जा रहा है। तो इसमें टाइप तो हो रहा है, लेकिन द कैरेक्टर इज नॉट सेंड अंटिल द लाइन कंप्लीट्स। दूसरा है कि कैरेक्टर मोड, दैट इज द टाइप्ड कैरेक्टर इमीडिएटली सेंड टू द सर्वर रिफ्लेक्ट्स इट बैक ऑन द टर्मिनल। मतलब जैसे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तुरंत उस सर्वर के पास जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम IAC का, फॉर एग्जांपल जो IAC हम लिख रहे हैं, तो आई टाइप की, A टाइप की, C, तो I भी चला गया, A भी चला गया, C भी चला गया, इंटरप्रेट बाद में होगा। और जैसे सर्वर में गया, सर्वर उस टर्मिनल को मेरे पास दिखा रहा है, सर्वर अपने उस टर्मिनल, जिस टर्मिनल को मेरे पास खोल के रखा है उस टर्मिनल पे भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब हम जो भी लिख रहे हैं वो सर्वर के टर्मिनल पे लिख रहे हैं, तो पहले जा रहा है फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर मोड। इससे क्या हो रहा है कि ट्रैफिक जो है ओवरलोड ज्यादा हो, क्योंकि हर कैरेक्टर पे सर्वर को मुझे उस अपने टर्मिनल पे उस डाटा कैरेक्टर को दिखाना पड़ रहा है बिफोर द सेंडिंग ऑफ द एक्चुअल कमांड। उस टेलनेट जो कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले सारा ट्रैफिक चल रहा है।
तीसरा जो ऑप्शन है जो कि इन दोनों में एक बैलेंस क्रिएट किया गया, इट इज कॉल्ड द लाइन मोड। इट इज द होल लाइन इज सेंट टू द सर्वर। पहले जो यूजर है, जो क्लाइंट है, वो अपने डिस्क सिस्टम पे उसको लिख लेता है, उसको जो बदलना हो, जो कमांड वगैरह उसमें डालना है उसको डाल देता है, और उसके अंदर जो कंट्रोल कैरेक्टर्स है उसको वो भर देता है, या फिर एडिट करना है, एडिट करना है, जो जो करना करवाना चाहता है वो सारा चीज भर देता है, एंड इट मेक्स द लाइन दैट इज टू बी डन बाय द सर्वर प्रोसेस, वेट फॉर द सर्वर प्रोसेस, फाइनली उसको वो सेंड कर देता है। तो ये तीन तरह से टेलनेट काम करता है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन that was ever made in a remote basis। पहले जब TCP IP जब यूज हुआ था, तो वो पहले आया था एक जो था दैट इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन, आर लॉगिन, और उसी को बाद में जो जनरल पर्पस में बनाया गया दैट बिकम्स द टेलनेट, उसी को बाद में टेलनेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। दिस वाज ऑल अबाउट टेलनेट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।